नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राइज ऑफ नाजिज्म अर्थात नाजीवाद का उदय। क्या ऐसे कारण रहे जिसके वजह से जर्मनी में नाजीवाद का उदय होता है, और जब एक बार नाजीवाद का उदय जर्मनी में हो जाता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं पूरे विश्व में और जर्मनी में। ये हमारा आज का टॉपिक है और हम आज इसी को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस लेक्चर के पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और आप वहां पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं इस पीपीटी का। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कॉजेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर वन देख लें और राइज ऑफ फासिज्म इन इटली देख लें तो आपको ये लेक्चर और भी अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप रशियन रेवोल्यूशन अगर देख लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आप वह नहीं भी देखेंगे तो फिर भी आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। लेकिन आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दे रहा हूँ। आप कॉजेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ वर्ल्ड वार वन जरूर देख लीजिए और राइज ऑफ फासिज्म देख लीजिए, क्योंकि नाजिज्म और फासिज्म जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधाराएं हैं, वह आपस में मिलती जुलती हैं। तो हम अब इसके बारे में चलिए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। तो ये रहा सिलेबस सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का। जो पेपर 7 पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें आपको पढ़ना है राइज ऑफ नाजिज्म के बारे में। इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। वर्ल्ड वार वन या सिग्निफिकेंस ऑफ बॉल्शविक रेवोल्यूशन, जिसको रशियन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, राइज ऑफ फासिज्म, और आज हम कर रहे हैं राइज ऑफ नाजिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा नाजीवाद के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, नाजीवाद आज हमारे डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं कॉजेस ऑफ राइज ऑफ नाजिज्म एंड इट्स कंसिक्वेंसेस, अर्थात नाजीवाद के उदय के क्या कारण रहे और इसके क्या परिणाम हुए। लेकिन हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो उसके तुरंत बाद जर्मनी में एक पार्टी का गठन होता है जिसको हम लोग नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। इसका गठन 24 फरवरी 1920 को होता है। और जो इस नाजी पार्टी की विचारधारा है, जब वह काफी पॉपुलर हो जाती है तो वही नाजीवाद के विचारधारा के रूप में जानी जाती है। मीन्स द आइडियोलॉजी ऑफ नाजिज्म इज नथिंग बट द आइडियोलॉजी ऑफ द नाजी पार्टी। ये चीज मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और जो इस नाजी पार्टी का आपका सुप्रीम लीडर था, जो सबसे अहम नेता था, वह था एडोल्फ हिटलर। तो दोस्तों, हम लोग जब बात करते हैं राइज ऑफ नाजिज्म का तो इसमें इनहेरेंटली हम लोग बात कर रहे हैं राइज ऑफ हिटलर का भी, अर्थात हिटलर के उदय का भी हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो इस पूरे लेक्चर में हम नाजीवाद के उदय के साथ साथ हिटलर के उदय के कारण और उसके परिणाम को भी जानने वाले हैं। बात दोनों बराबर ही है, क्योंकि जब नाजीवाद का उदय हुआ तो उससे हिटलर का उदय हुआ, और हिटलर के उदय से ही नाजीवाद का उदय हुआ, तो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग राइज ऑफ नाजिज्म किसे कहते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि 30 जनवरी 1933 को कुछ ऐसे आपके इन्वायरमेंट हो जाते हैं, कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस हो जाते हैं जिसमें जो ये नाजी पार्टी होती है, ये पावर कैप्चर कर लेती है जर्मनी की। और जो हिटलर है उसको चांसलर अपॉइंट कर दिया जाता है। और चांसलर जैसे हमारे यहाँ पीएम होता है, उसी तरह से वहाँ चांसलर होता है जर्मनी में। और उसके तुरंत बाद जो राष्ट्रपति होते हैं आपके जर्मनी के, उनका भी डेथ हो जाता है, जो कि हिंडनबर्ग थे। और जब उनका डेथ होता है 8 अगस्त 1934 को, तो उसके बाद हिटलर वहाँ का प्रेसिडेंट भी बन जाता है और चांसलर तो वह पहले से था। मतलब जो अल्टीमेट कंट्रोल जर्मनी का हो जाता है वह हिटलर के पास हो जाता है। और हिटलर किस पार्टी से बिलोंग करता था? तो नाजी पार्टी से। और यही जो आपका पूरा इवेंट है, इसी को हम लोग राइज ऑफ नाजिज्म या राइज ऑफ हिटलर के नाम से जानते हैं, कि जो नाजी पार्टी थी उसने पावर कैप्चर कर लिया जर्मनी में, या जो नाजी पार्टी का हिटलर था उसने पावर कैप्चर कर लिया जर्मनी का। तो यही चीज है राइज ऑफ नाजिज्म या राइज ऑफ हिटलर। तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे कारण बने कि 1933 में नाजी पार्टी, और जो नाजी पार्टी का जो मुखिया था हिटलर, वह जर्मनी के सत्ता पर काबिज हो जाता है, उसको कैप्चर कर लेता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि अर्थात नाजीवाद क्या है। तो फासीवाद के तरह ही नाजीवाद भी एक चरम दक्षिणपंथी विचारधारा है।
That means like fascism, Nazism is also extreme right wing ideology. और दोस्तों, ये जो आपका नाजिज्म है वह फांसीवाद के तरह ही लोकतंत्र, साम्यवाद, शांति एवं व्यक्तिवाद का विरोध करता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो नाजीवाद है यह फांसीवाद का ही जर्मन स्वरूप है। दैट मीन्स वी कैन से दैट नाजिज्म इज नथिंग बट द जर्मन वर्जन ऑफ फासिज्म। जिस तरह से आपका फासिज्म इटली में था, तो यही फांसीवाद का आपका जो जर्मन वर्जन है वही आपका नाजिज्म था। लेकिन नाजिज्म और फासिज्म में एक फर्क है। जो फांसीवाद है वह नस्लवाद में ज्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन नाजीवाद नस्लवाद में बहुत ज्यादा विश्वास करता है। नस्लवाद की अवधारणा है कि जो एक रेस है, जो आपका एक नस्ल है, वह ज्यादा सुपीरियर है और बाकी जो रेसेस हैं वह कम सुपीरियर है, वह तुक्ष है, ऐसा मानना है। तो जो नाजीवाद की अवधारणा है, जो आइडियोलॉजी है, इसका मानना था कि जो जर्मन रेस है वह सबसे सुपीरियर रेस है, और इस जर्मन रेस को हिटलर ने आर्यन रेस कह के संबोधित किया था। और हिटलर का मानना था कि ये जर्मन रेस सुपीरियर रेस है, इसीलिए इसका पूरे दुनिया में शासन करने के लिए जन्म हुआ है, और बाकी जितने भी रेसेस हैं वो इससे इंफीरियर है। और जो ज्यूज है, जो यहूदी हैं, वह सबसे इंफीरियर अर्थात सबसे तुच्छ नस्ल है इस पूरे दुनिया में। ऐसा मानना था आपका इस नाजीवाद का। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से नाजीवाद का उदय आपका होता है जर्मनी में। दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ और भी बातें जाननी जरूरी है। सबसे पहली बात, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार होती है, और हार का कारण जो जर्मन लोग होते हैं वो अपने राजा को ही बताते हैं। इससे जो वहाँ का राजा होता है अनपॉपुलर हो जाता है, और जो वहाँ का किंग कैजर विलियम टू होता है उसको गद्दी छोड़नी पड़ती है, और वह अंततः नवंबर 1918 में गद्दी को छोड़कर हॉलैंड अर्थात नीदरलैंड्स भाग जाता है। अब जर्मनी में पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया। अब किसी ना किसी को तो वहां शासन चलाना ही है, क्योंकि भाई एक देश बिना किसी गवर्नमेंट का कैसे चलेगा। अब वहां जो पॉलिटिकल पार्टीज पहले से होती हैं जर्मनी में, वे सब कोशिश करती हैं कि हम जर्मनी में अपने सत्ता को स्टैब्लिश कर लें, अपने शासन को स्थापित कर लें। उसमें एक कम्युनिस्ट पार्टी भी होता है, जो साम्यवादी दल होता है जर्मनी का, वह भी कोशिश करता है कि हम यहाँ पावर कैप्चर करें। उसको इंस्पिरेशन पहले मिला होता है बॉल्शेविक रेवोल्यूशन जो रसिया में हुआ था, जिसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है वह वहां से मोनार्की को समाप्त कर देती है रशिया में, और वहां पे कम्युनिज्म को एस्टैब्लिश कर देती है। इसी तरह से आपका जो जर्मनी का कम्युनिस्ट पार्टी होता है वो लोग भी सोचता है कि हम लोग भी यहाँ पे क्या करते हैं कि कम्युनिज्म को एस्टैब्लिश करने का कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे भाई, वहाँ कम्युनिज्म एस्टैब्लिश नहीं हो पाता। और जो अन्य दो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जर्मनी में, एक आपका होता है एसडीपी अर्थात सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और दूसरा होता है आपका यूएसडीपी इंडिपेंडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी। देखो, यहाँ जो आपका शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है ना, वो जर्मन लैंग्वेज में उसका फुल फॉर्म कुछ और होता है, और वो जर्मन लैंग्वेज के फुल फॉर्म को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। जैसे में नाजी पार्टी का जर्मनी में फुल फॉर्म कुछ और है, लेकिन इंग्लिश का जो फुल फॉर्म है हम लोग उसी को यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले स्लाइड में बताया था, वहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो दोनों पार्टीज होती हैं एसडीपी और यूएसडीपी, ये तत्कालीन सरकार का गठन करती है दिसंबर 1918 में, ताकि जर्मनी को चलाया जा सके। इसके बाद ये तय होता है कि भैया चुनाव किए जाएंगे 6 फरवरी 1919 में, जिसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करेंगी, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी जितना भी सीट लाएगा वो लोग एक साथ मिलेगा, और वो लोग एक साथ एक स्थान पर मिलकर एक संविधान का निर्माण करेगा। और संविधान जो होगा वह पार्लियामेंट्री सिस्टम पे बेस्ड होगा, अर्थात संसदीय प्रणाली पर वो बेस्ड होगा, और वहां के सांसद को नेशनल असेंबली कुल मिलाकर कहा गया। अब होता क्या है कि ये जो नेशनल असेंबली होती है, चुनाव होता है, उसके बाद जो पार्टीज हैं जीतते हैं, जितने भी सीट्स आते हैं, उसके बाद ये सब आपका एक स्थान पर मिलती है वेमर नाम के जगह पे, और वहीं पे मिलकर ये लोग एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते हैं। इसीलिए दोस्तों, हम लोग जर्मनी को वर्ल्ड वार वन के बाद और 1933 जब तक
हिटलर ने इस वेमर रिपब्लिक को अबोलिश नहीं किया, समाप्त नहीं किया 1933-34 तक। हम लोग जर्मनी को वेमर रिपब्लिक के नाम से या वेमर जर्मनी के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। और जब आपका ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, इसको हिटलर समाप्त कर देता है सत्ता में आकर और अपना डिक्टेटरशिप को स्टैब्लिश कर देता है 1933 में, तो ये आपका वेमर रिपब्लिक समाप्त हो जाता है जर्मनी में। ये जो आपका रिपब्लिक था ये 12 साल तक चलता है। और ये 12 साल का जो रिपब्लिक था इसमें आप देखिएगा कि 20 सेपरेट कॉलिशन अर्थात 20 अलग अलग गठबंधन की सरकार बनी। समझिए कितना अनस्टेबल सिचुएशन है। यहाँ का जनता तो तंगो तंग हो गया होगा। अब आप ही सोचो कि 5 साल में मान लो 10 पॉलिटिकल पार्टी सरकार बना दे। कभी भाजपा कांग्रेस आके मिलके बना दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कभी होगा नहीं। कभी कोई और दो पॉलिटिकल पार्टी, कभी और दो पॉलिटिकल पार्टी, तो भैया तुम विकास कब करोगे जर्मनी का? तुम तो बस सरकार चलाने में ही लगे हो, सरकार बचाने में ही लगे हो। तो यही हालत था। और यही कारण, ये भी एक कारण होता है कि ये जो आपका जो ये सिस्टम था पार्लियामेंट्री सिस्टम, इससे जर्मनी के लोग खफा थे। वो लोगों को डिक्टेटरशिप ही बढ़िया लगता था कि चलो एक व्यक्ति होगा, वह हमेशा परमानेंटली होगा और वह अच्छे से रूल करेगा, अच्छे से शासन करेगा और हमारा विकास करेगा। इसीलिए हिटलर को वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप की बात करता था कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो मैं वन मैन रूल का कॉन्सेप्ट को लागू करूंगा और ये जो जितना पार्लियामेंट और रिपब्लिक है सबको समाप्त कर दूंगा। तो ये भी एक कारण है। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे सोशल डेमोक्रेट्स थे, सेंटर पार्टी, जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी। चुनाव हो रहा था और जिसको मेजोरिटी मिलता था वो जर्मनी में सरकार बनाता था। ठीक है। तो नाजी पार्टी का भी गठन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया 24 फरवरी 1920 को। और नाजी पार्टी भी फिर उसके बाद चुनाव लड़ने लगती है। और नाजी पार्टी, देखिए जो नाजी पार्टी था ना, नाजी पार्टी का फाउंडर हिटलर नहीं होता है। नाजी पार्टी का गठन कोई और किया था। नाजी पार्टी का लीडर हिटलर बाद में बनता है। ठीक है, नाजी पार्टी को ज्वाइन करता है और उसके बाद में लीडर बनता है। हिटलर नाजी पार्टी का लीडर बनता है 1921 में। और हिटलर फिर जो आपका प्रचार प्रसार पूरे जर्मनी में करता है, उससे नाजी पार्टी धीरे धीरे फेमस होता जाता है। और एक अल्टीमेट ऐसा टाइम आता है जिसमें नाजी पार्टी को चुनाव में सबसे ज्यादा सीट्स मिलते हैं। और नियम ये होता है उस समय कि भाई जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलेगा चुनाव में, उसी की सरकार होगी, उसी पार्टी का कोई व्यक्ति चांसलर बनेगा। और यही कारण है कि 1932 के चुनाव में नाजी पार्टी को 230 सीट्स आती हैं और हिटलर चांसलर बन जाता है। और उसके बाद प्रेसिडेंट मर जाते हैं, प्रेसिडेंट का पद भी वह अपने हाथ में ही रख लेता है। और अल्टीमेटली वह इस फेमर रिपब्लिक को अबोलिश कर देता है और डिक्टेटरशिप को स्टैब्लिश कर देता है। तो सबसे पहले नाजी पार्टी चुनाव लड़ता है 1930 में, अपना प्रचार प्रसार करके। हिटलर 1921 में भी आ गया पार्टी में, अपना आइडियोलॉजी जो नाजिज्म का था उसको फैलाना शुरू किया। लोग उससे किस प्रकार से प्रभावित होते हैं आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 1930 में इसको सिर्फ 12 सीट्स आई। फिर 1931 में ये आंकड़ा आप देख सकते हैं कि ये 107 सीट्स में आ गया। और 1932 में अल्टीमेटली हिटलर इतना पॉपुलर हुआ और नाजी पार्टी इतनी पॉपुलर हुई कि भैया राइज ऑफ नाजिज्म और राइज ऑफ हिटलर हो गया। क्योंकि 1932 में 230 सीट्स आई और उसके बाद हिटलर चांसलर बनता है। और ये जो इवेंट होता है कि हिटलर और उसकी पार्टी आपका सत्ता पर काबिज हो गए, जर्मनी के सत्ता पर, इसी को हम लोग राइज ऑफ हिटलर के नाम से जानते हैं। तो अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। इस बैकग्राउंड को समझने के बाद आपको थोड़ा सा हिटलर के साइकोलॉजी को भी समझना पड़ेगा कि ये यहूदियों से इतना नफरत क्यों करता था, ज्यूस से। ये चीज को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक चीज और, हिटलर कम्युनिस्ट से भी बहुत ज्यादा नफरत करता था, साम्यवादियों से भी हिटलर काफी हेट करता था। ऐसा क्यों, हम आगे वाले स्लाइड में समझते हैं। अब देखते हैं हिटलर का साइकोलॉजी। तो दोस्तों हिटलर बचपन से बहुत किताबें पढ़ता था और किताबों को ही पढ़ के उसने कुछ ऐसे तथ्यों को जाना था जिसके बाद उसने एक निष्कर्ष निकाल लिया कि जो यहूदी लोग होते हैं वह बहुत ही खराब लोग होते हैं और यहूदियों से नफरत करना शुरू कर दिया। इसका क्या कारण है, इसको आप समझने का कोशिश कीजिए। देखिए जो यहूदी लोग थे जर्मनी में, वह अमीर हुआ करते थे, वह इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे और उनके पास पूंजी हुआ करता था। जो जर्मन लोग थे वह हमेशा यहूदियों के नीचे ही काम करते थे।
उनकी सेवा करते थे। तो जो जर्मन लोग थे वह जलते थे यहूदियों से। और अगर कोई जर्मन राइटर यहूदी के बारे में लिखेगा तो वह तो गलत सलत ही लिखेगा ना, कि यहूदी इतना बुरा है, ये है वो है। और हिटलर बचपन में उसी को पढ़ा। उसके बाद उसने कंक्लूड कर लिया कि ज्यूज लोग बहुत खराब हैं। दूसरा, वह साम्यवादी लोगों को इसलिए नफरत करना शुरू किया और अन्य लीडर्स को इसलिए नफरत करना शुरू किया क्योंकि जो हिटलर था वह प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के तरफ से लड़ा था, अर्थात वह मिलिट्री में था। इसीलिए उसमें तो राष्ट्रवाद की भावना थी ही। और जब जर्मनी हार गया तो हिटलर को बहुत दुख हुआ। हिटलर ये मानने को तैयार नहीं था कि जर्मनी अपने मिलिट्री शक्ति के कमजोरी के कारण हारा। उसका मानना था कि भाई जो हमारे देश के कुछ लोग हैं उन्होंने गद्दारी की और उसी गद्दारी के कारण हम प्रथम विश्व युद्ध हारे। कम्युनिस्ट को ये इल्जाम लगाता था कि जो कम्युनिस्ट लोग हैं यह रसिया से जुड़े हुए हैं। और रसिया से जब ये जुड़े हुए हैं तो रसिया प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था। और इसका कहना था हिटलर का कि ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं, ये जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, जो राज की बात है जर्मनी की, ये लीक कर दिया करते थे रशियंस को। और इससे जो एलाइज पावर थी वर्ल्ड वार वन में ये मजबूत थी। और हम जो सेंट्रल पावर थे जो जर्मनी जिसमें था वो कमजोर हो गई इनके गद्दारी के चलते और कुछ नेताओं के चलते बस। ये दूसरा इसका ऐसा सोचना था। इसीलिए ये साम्यवादियों से भी काफी नफरत करता था। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कॉजेस ऑफ राइज ऑफ नाजिज्म या राइज ऑफ हिटलर का मतलब कुछ भी नहीं, बल्कि ये है कि भैया क्या कारण थे, क्या रीजन थे, क्या फैक्टर थे जिसके वजह से नाजी पार्टी धीरे धीरे आपका जर्मनी में पॉपुलर होता है और उसके बाद वह अल्टीमेटली पावर कैप्चर कर लेता है 1933 में। तो अब हम यहाँ से टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। ये अब मैंने बातें बता दी तो आपको ये टॉपिक हमेशा याद रहेगा। आपको अब आंसर कैसे लिखना है, तो आपको पहला वाला जो नाजिज्म का इंट्रोडक्शन वाला स्लाइड था उसको लिखना है और इसके बाद वाले स्लाइड से आपको आंसर लिखना शुरू करना है। कॉजेज ऑफ राइज ऑफ नाजिज्म और राइज ऑफ हिटलर। सबसे पहला कारण है ट्रीटी ऑफ वर्सलिस अर्थात वर्साइल की संधि, जिसे 28 जून 1919 को साइन किया गया। जब आपका प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो आपके यूरोप में पीस को रिस्टोर करने के लिए पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस को बुलाया जाता है और उसी में इस संधि को आपको साइन किया जाता है। तो ये जो संधि थी, इस संधि से जो आम नागरिक थे जर्मनी के वह काफी नाखुश थे, क्योंकि ये संधि डिक्टेटोरियल थी, अपमानजनक थी, रिवेंजफुल थी, वन साइडेड थी। क्योंकि इसके जो प्रोविजन थे यह जर्मनी को अपमानित करने वाले थे। सबसे पहला इसमें प्रोविजन था कि भैया जो 1/8 जो टेरिटरी है जर्मनी का उसको ले लिया जाएगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अलाइज पावर के बीच, और ऐसा ही हुआ। उसके बाद जो जर्मनी की आर्मी है वह 1 लाख से ज्यादा की नहीं हो सकती और इस 1 लाख की संख्या में 4,000 आर्मी ऑफिशियल्स भी शामिल थे। मतलब मैक्सिमम 1 लाख ही आप रख सकते हैं, इससे ज्यादा की आप आर्मी नहीं रख सकते। उसके बाद जर्मनी को कोई भी सबमरीन अर्थात पनडुब्बी नहीं रखनी थी। यहाँ तक कि कॉमर्शियल पर्पस अर्थात व्यापार के दृष्टिकोण से भी जर्मनी को पनडुब्बी रखने का अनुमति नहीं दिया गया। उसके बाद नेवी जो वहाँ की थी, उस नेवी को मात्र 6 बैटलशिप रखने की अनुमति दी गई। उसके बाद जर्मनी पर ही जितना आपका युद्ध का ठिकरा था फोड़ा गया कि भैया यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वॉर वन। और इसके लिए जर्मनी से रिपरेशंस मांगे गए अर्थात क्षतिपूर्ति की मांग की गई कि भाई आपको मुआवजा देना पड़ेगा। और जर्मनी को बोला गया कि तुम 1 मई 1921 तक 1 बिलियन पाउंड पहले दो और उसके बाद हम तय करेंगे कि आगे तुमको और कितना पैसा देना बाकी रह गया है, तब तक हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद हम तुमको बताएंगे। इसके बाद पूरा कैलकुलेट करने के लिए आपको कि कितना आपको जर्मनी को मुआवजा देना है, रिपरेशन देना है, क्षतिपूर्ति करनी है, एक आपका रिपरेशन कमीशन को बैठाया गया। और रिपरेशन कमीशन को बोला गया कि आप बताइए टोटल कैलकुलेट करके कि आप कितना पैसा और जर्मनी को हमको लेना है जर्मनी से ये 1 बिलियन पाउंड लेने के बाद। और जो रिपरेशन कमीशन बताएगा कि और इतना अमाउंट लेना है जर्मनी से, उसको जर्मनी को नेक्स्ट 15 ईयर में देना था, जो कि जर्मनी के लिए असंभव था। बहुत ही अपमानजनक ये ट्रीटी थी। जितने भी जर्मन के उपनिवेश थे सब ले लिए गए, जो एलाइज पावर थे उसने आपस में उसे बांट लिया। जितना भी आपका अफ्रीका का उपनिवेश था सबको जो एलाइज पावर थे आपस में बांट लेते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें दोस्तों,
तो हिटलर और जो उसकी नाजी पार्टी के प्रोग्राम थे वह कॉमन लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रहे थे। जो कॉमन लोग थे वह ट्रीटी ऑफ वर्सलीज का विरोध कर रहे थे, और हिटलर और उसकी नाजी पार्टी भी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज का विरोध कर रही थी। यही कारण है कि कॉमन लोग जो है हिटलर से और उसके नाजी पार्टी से कनेक्ट कर पा रहे थे। हिटलर और उसकी नाजी पार्टी का भी कहना था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज है यह जर्मनी पर इम्पोज किया गया, अर्थात इसको थोपा गया है। जर्मनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वार, कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और इसीलिए जर्मनी को रिपरेशंस नहीं पे करना चाहिए। और जो डिसआर्मामेंट का प्रोविजन था कि आपको 1 लाख से जो अधिक सैनिक नहीं रखना है, और उसके बाद आपका पनडुब्बी जो है वो आपको नहीं रखना है, ये सब जो मैंने आपको बताया, यह हिटलर और उसकी पार्टी बोल रही थी कि यह एक खतरा है हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और ये जो सोवेर्निटी की अवधारणा है यह इसके खिलाफ है। उसके बाद उनका ये भी कहना था कि भैया जो ओल्ड जर्मन कॉलोनीज हैं, जो जर्मन के उपनिवेश हैं, उनको हमें वापस देना चाहिए और उसको जर्मनी के साथ फिर से मर्ज करना चाहिए। उसके बाद हिटलर याद दिलाता है और उसकी पार्टी याद दिलाती है कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध ग्रेटर जर्मनी के लिए लड़ रहा था। ग्रेटर जर्मनी का कॉन्सेप्ट क्या है? इसका यही कॉन्सेप्ट है कि आसपास जर्मनी के जितने भी जर्मन स्पीकिंग एरियाज थे उसको जर्मनी में मिला लेना। जैसे चेकोस्लोवाकिया, जैसे में पोलैंड, जैसे में आपका एल्सैक, ये सब जगहों को जर्मनी के साथ मर्ज कर देना। तो फिर से हिटलर बोलता है कि अभी भी हमें ग्रेटर जर्मनी के लिए एक बार और फाइट करना चाहिए। और यही सब कारणों से लोग इमोशनली कनेक्ट कर जाते हैं नाजी पार्टी से, और नाजी पार्टी धीरे धीरे पॉपुलर हो जाती है और अल्टीमेटली राइज ऑफ नाजिज्म होता है, नाजीवाद का उदय हो जाता है। ये पहला कारण। दूसरा कारण है इकोनॉमिक क्राइसिस, अर्थात आर्थिक संकट। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे 1929 से 1933 तक पूरे दुनिया ने ग्रेट डिप्रेशन को विटनेस किया था, अर्थात महामंदी विश्व में आई थी। इससे बेरोजगारी दर बढ़ रहा था, महंगाई पूरे यूरोप में साफ साफ देखा जा रहा था, और इससे जर्मनी भी अछूता नहीं था। जर्मनी में तो सिचुएशन और भी खराब था, क्योंकि जर्मनी को दूसरे तरफ आपको रिपरेशंस भी वर्ल्ड वार 1 का पे करना था। जो आपका क्षतिपूर्ति था वह अमाउंट भी उसको पे करना था, तो इसकी स्थिति और खराब थी। और आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा, जर्मनी ने वर्ल्ड वार 1 का जो आखिरी रिपरेशन है इसको 3 अक्टूबर 2010 तक दिया है। आप इस बात समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके कारण जो जर्मनी में फार्मर्स थे, वर्कर्स थे, ये हेल्पलेस महसूस कर रहे थे और उनके अंदर असंतोष की भावना जागृत हो गई थी। इसी असंतोष की भावना का लाभ उठाता है हिटलर और उसकी नाजी पार्टी। हिटलर सजेस्ट करता है भैया कि अगर आप राष्ट्रीयकरण करेंगे उद्योगों का, अगर इंडस्ट्रीज का, तो ये जो समस्या है महंगाई की, बेरोजगारी की, इसको कुछ हद तक समाप्त किया जा सकता है। उस समय जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होते हैं उनको सजेस्ट करता है। और साथ ही साथ फार्मर्स और वर्कर्स से ये भी प्रॉमिस करता है कि अगर मैं और अगर मेरी नाजी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो ये जो बेरोजगारी की समस्या है, ये जो महंगाई की समस्या है, इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देगी। भाई, लोगों के पास कोई चारा नहीं था, हिटलर को बिलीव करना ही था। और इसीलिए लोगों ने हिटलर को बिलीव किया, उसके पार्टी को सपोर्ट किया, जिसके कारण से राइज ऑफ नाजिज्म हुआ। और आप देखिएगा ये जो महामंदी का दौर था, इसी टाइम हिटलर जो है वह सत्ता में आता है। उसी समय राइज ऑफ हिटलर होता है 1933 में, जैसा कि मैंने बताया, वह चांसलर बनता है जर्मनी का। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा है राइज ऑफ कम्युनिज्म, अर्थात साम्यवाद का उदय। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कम्युनिस्ट पार्टी जो जर्मनी की थी वर्ल्ड वार 1 के बाद चाहती थी कि हम जर्मनी में अपना सत्ता स्थापित कर लें, जब कैजर विलियम टू गद्दी छोड़कर भाग जाता है। लेकिन अफसोस उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा नहीं कर पाती है और जर्मनी एक रिपब्लिक बन जाता है, और जिसको हम लोग वीमर रिपब्लिक के नाम से पॉपुलरली जानने लगते हैं अगले 12 सालों तक, जब तक हिटलर 1933 में इस वीमर रिपब्लिक को अबोलिश नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, जब वर्ल्ड वार 1 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता स्थापित करने में कामयाब नहीं हुई, उसके बाद भी उसने कोशिश नहीं छोड़ा। वो धीरे धीरे कोशिश करते रही कि हम पॉपुलर हों और हम एक समय चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज हो जाएं। और ये हिटलर और उसके नाजी पार्टी के लिए खतरा था, क्योंकि भाई अगर कम्युनिस्ट पार्टी अगर पॉपुलर बन जाती तो फिर नाजी पार्टी किस प्रकार से चुनाव जीत पाती और किस प्रकार से सत्ता में आ पाती, तो राइज ऑफ नाजिज्म कैसे होता। तो इसीलिए हिटलर ने कम्युनिस्ट पार्टी के पॉपुलैरिटी को समाप्त करने के लिए एक चाल चला। उसने एक नैरेटिव क्रिएट किया कि देखो, जब कम्युनिस्ट पार्टी जब सत्ता काबिज कर लेगी जर्मनी का, जब सत्ता स्थापित कर लेगी जर्मनी में,
तो जो ये कम्युनिस्ट लोग हैं ये जाके अपने आप को सरेंडर कर देंगे रशिया के सामने, क्योंकि जो रूस की जो साम्यवादी पार्टी है वहीं से ये भी प्रभावित है। और इससे क्या होगा कि जो जर्मनी का सोवेरेनिटी है वह समाप्त हो जाएगा। और इस बात को, इस नैरेटिव को वहाँ के कैपिटलिस्ट ने बिलीव कर लिया, जो वहाँ के अमीर लोग थे और वहाँ के जो जर्मन लोग थे। उन्होंने सोचा कि अगर इस प्रकार से होता है तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो तो सबकी जमीनें ले लेती है, वो तो पूंजीवाद के खिलाफ है, तो हमारा पूंजी चला जाएगा, हमारे पैसे का क्या होगा। इसीलिए उसने हिटलर को सपोर्ट करना शुरू किया। अब जब कैपिटलिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं हिटलर और उसके नाजी पार्टी को, तो भैया पैसा का उसको कमी होगा, पैसा तो पूरा फाइनेंस करेंगे ना उसको। और पैसा पूरा फाइनेंस किया गया हिटलर और उसके पार्टी को, और इससे भी आपका राइज ऑफ नाजिज्म हुआ, क्योंकि कॉमन लोग अब कम्युनिस्ट पार्टी के साथ नहीं, अब हिटलर के साथ है, क्योंकि कॉमन लोग जर्मन लोग हैं और जर्मन लोग नहीं चाहते कि हमारी संप्रभुता रसिया के हाथों कुचली जाए। इसीलिए कॉमन लोगों का वोट भी मिलेगा, प्लस में कैपिटलिस्ट का पैसा भी मिलेगा ये नैरेटिव के बाद। और ऐसा ही हुआ, और इसके कारण से दोस्तों राइज ऑफ नाजिज्म हुआ। तो दोस्तों चौथा कारण है हिटलर एवं उसके नाजी पार्टी की यहूदी विरोधी नीति। तो हिटलर बचपन से यहूदियों से नफरत करता था, और जो कॉमन जर्मन्स थे वह भी बहुत पहले से यहूदियों से नफरत करते थे, क्योंकि जो ज्यूज पीपल थे, यहूदी लोग थे, वह पढ़े लिखे जमींदार हुआ करते थे, उनके पास जमीनें थीं, पैसे थे, इंडस्ट्रीज थी। और जो कॉमन जर्मन्स थे वह मजबूर थे कि वह यहूदियों के नीचे काम करें, उनके लिए काम करें। इसीलिए जो कॉमन जर्मन पीपल थे वह जलते थे यहूदियों से, और उनको अपना दुश्मन की तरह ट्रीट करते थे, मानते थे। और जब हिटलर ने अनाउंस किया कि वह यहूदियों के खिलाफ है और यहूदियों के खिलाफ उसने नीति की घोषणा की, तो कॉमन लोगों ने भी उसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि हिटलर का भी दुश्मन यहूदी और कॉमन लोगों का भी दुश्मन यहूदी। और जो दुश्मन का दुश्मन होता है वह दोस्त होता है। और दोस्तों ये आपका कैटलिस्ट की तरह काम करता है इन द राइज ऑफ नाजिज्म। और वैसे भी हिटलर को क्या मतलब था यहूदियों से, वे बेचारे माइनॉरिटी में थे। अगर वह सिर्फ कॉमन जर्मन पीपल जो मेजोरिटी में थे उनका सपोर्ट ले लेता तो वह चुनाव जीत जाता, ये हिटलर को पता था। इसीलिए हिटलर ने पॉलिटिकली भी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं यहूदियों के बारे में ऐसा नैरेटिव नहीं फैलाना चाहिए, ये वो। तो ये आपका चौथा कारण था। पांचवा था आपका पर्सनालिटी कल्ट। दोस्तों जो हिटलर था वह एक बहुत ही महान वक्ता था, उसका जो पर्सनालिटी था वह बहुत ही अट्रैक्टिव था, और उसने अपने पर्सनालिटी के दम पर लोगों को मोबिलाइज किया अपने और अपने नाजी पार्टी के फेवर में। और इसने भी राइज ऑफ नाजिज्म में काफी योगदान दिया। इससे भी आपका एक तरह से कहें तो जो नाजीवाद का उदय है वह आसान हो गया। दोस्तों छठा कारण है डिससेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल, अर्थात लोगों में असंतोष की भावना। जो 12 वर्ष का अवधि रहा था वीमर रिपब्लिक का, उसमें जर्मन लोगों ने 20 गठबंधन को देख लिया था। इससे यह साफ हो जाता है कि जो वीमर रिपब्लिक है वह विफल रहा था जर्मनी के लोगों को एक अस्थाई सरकार प्रदान करने में। साथ ही साथ जो वीमर रिपब्लिक था वह लोगों के लिए मजबूरी था, ना कि उनका प्राकृतिक चुनाव था। क्योंकि दोस्तों जब आपका राजा गद्दी छोड़कर भाग गया तो उस समय किसी न किसी को शासन संभालने के लिए देना ही था। इसीलिए जर्मनी के लोगों ने जल्दीबाजी में जो है लोकतंत्र और गणतंत्र को स्वीकार कर लिया। और उसके साथ साथ बहुत सारे जर्मनी में प्रॉब्लम्स थे जिनको सरकार सॉल्व नहीं कर पा रही थी, जिसमें वह विफल हो गई थी। दोस्तों अगर आपको पता होगा तो जो ऑटोमन बिस्मार्क थे उनको क्रेडिट दिया जाता है फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। वह एक बहुत ही महान नेता थे जर्मनी के। फिर से दोस्तों जो लोग थे, कॉमन लोग थे, उनको बिस्मार्क का याद आने लगा कि जो वन मैन रूल था बिस्मार्क का बहुत ही बढ़िया था। और उनको जो ग्रेट मैन था बिस्मार्क, उनकी कमी खलने लगी। और जो बिस्मार्क था वह भी एक अच्छा ऑरेटर था हिटलर की तरह, वह भी वन मैन रूल की बात करता था, हिटलर भी कर रहा था। इसीलिए हिटलर को और उसके पार्टी को अल्टरनेटिव के तौर पर देखा गया कि भैया हिटलर जो है ना वह बिस्मार्क का स्थान ले सकता है, ऐसा सोच लिया वहां के लोगों ने। इसीलिए वह हिटलर और उसके नाजी पार्टी को सपोर्ट करने लगे, नाजी पार्टी और हिटलर पॉपुलर हो गया, और इससे राइज ऑफ नाजिज्म या राइज ऑफ हिटलर हुआ जर्मनी में।
दोस्तों, सातवां कारण है वीकनेस ऑफ ऑपोजिशन पार्टी अर्थात विपक्षी दलों की दुर्बलता। जब नाजी पार्टी और उसकी विचारधारा, जिसे हम लोग नाजीवाद के नाम से जानते हैं, और उसका नेता हिटलर, जब ये तीनों चीज पॉपुलर हो रहे थे जर्मनी में, उस समय 24 विपक्षी दल थे जर्मनी में। लेकिन वे 24 विपक्षी दल कभी भी एक मंच पर नहीं आए कि वह हिटलर की इस विचारधारा को, उसको और उसके पार्टी को चुनाव जीतने से रोक सकें। और ये जो अनेकता थी आपका अपोजिशन पार्टीज में, इसने नाजी पार्टी के लिए जो रास्ता था और भी आसान बना दिया। और जो नाजीवाद का उदय है उसमें कोई भी गतिरोध नहीं देखने को मिला, और नाजीवाद का उदय बहुत ही आसानी से जर्मनी में हो जाता है। आठवां कारण है हिटलर सपोर्ट टू जर्मन ट्रेडिशन। जो हिटलर था वह जर्मनी के लोगों के परंपराओं का समर्थक था। जो जर्मन लोग थे वह अपने आप को लोकतंत्र के साथ जोड़कर नहीं देख पा रहे थे, वह अपने आप को जो वर्साइल की संधि थी उसके साथ जोड़कर नहीं देख पा रहे थे। वह अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे सैन्य शक्ति के रूप में कि भैया जर्मनी एक समय में बहुत बड़ा मिलिट्री माइट हुआ करता था, वह उसी प्रकार से दोबारा जर्मनी को देखना चाहते थे। और हिटलर उसी की बात करता है। हिटलर डेमोक्रेसी के खिलाफ बात करता है, हिटलर ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के खिलाफ बात करता है, और हिटलर सपोर्ट करता है मिलिट्री माइट का कि भाई हम फिर से जो जर्मनी है उसको मिलिट्री माइट बना देंगे। वह बात करता है रिवाइवल ऑफ मिलिट्री ऑफ जर्मनी, और इससे जो पीपल हैं वह कनेक्ट कर पा रहे थे, और वह सपोर्ट करने लगे नाजी पार्टी को, और इससे आपका राइज ऑफ नाजिज्म हुआ। तो ये आपके 8 कारण थे जिसके कारण से आपका हिटलर का राइज हुआ और उसके नाजी पार्टी अर्थात नाजिज्म का राइज होता है जर्मनी में। दोस्तों, अब हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ राइज ऑफ नाजिज्म अर्थात नाजीवाद के उदय के परिणाम। तो सबसे पहले आप इंग्लिश में ये लाइन लिखिएगा कि राइज ऑफ नाजिज्म वाज ब्लेंड ऑफ बून एंड कर्स फॉर जर्मन्स, हेल्प फॉर ज्यूस एंड कर्स फॉर द वर्ल्ड। अर्थात जो नाजीवाद का उदय है वह जर्मन लोगों के लिए वरदान और श्राप दोनों साबित होता है। यहूदियों के लिए वह नर्क साबित होता है, और पूरे दुनिया के लिए वह शाप ही साबित होता है। सबसे पहला, जर्मनी के लोगों पर अर्थात जर्मन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा राइज ऑफ नाजिज्म का। तो सबसे पहला है रिवाइवल ऑफ जर्मनी अर्थात जर्मनी को पुनर्जीवित किया हिटलर और उसके नाजी पार्टी ने। जब प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी हार गया था तो वहां के लोगों का जो आत्मविश्वास था पूरी तरह से चूर चूर हो गया था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे। लेकिन जब हिटलर आया तो हिटलर ने इतना कॉन्फिडेंस भर दिया उन लोगों में कि उन लोगों को फिर से विश्वास हो गया कि हम फ्यूचर में एक मिलिट्री माइट बन सकते हैं, सैन्य शक्ति बन सकते हैं, और हम पूरे दुनिया में रूल कर सकते हैं। ऐसा उनके मन में विश्वास को जागृत कर दिया था इस नाजी पार्टी और हिटलर ने। उसके बाद जो आपका बेरोजगारी दर है और जो महंगाई है उसे भी हिटलर ने कम कर दिया। ये कैसे कम किया? तो दोस्तों, जब हिटलर सत्ता में आया उस समय 60 लाख जो लोग थे जर्मनी के, उनके पास रोजगार नहीं था। तो सबसे पहला ये काम क्या करता है कि जो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है वर्साइल का संधि से, उसको नहीं मानता। उसको बोला जाता है कि 1 लाख से ज्यादा आर्मी नहीं रखेंगे, लेकिन ये रखता है। तो जो आर्मी में भर्ती होगा तो रोजगार मिलेगा लोगों को। फिर डिसआर्मामेंट कर दिया जाता है कि तोप नहीं बनाएगा तो पनडुब्बी नहीं रखेगा। लेकिन ये इस बात को भी नहीं मानता हिटलर, ये उस संधि को पूरी तरह से नकार देता है। ये बड़े बड़े कारखाने बनाता है हथियारों के, और उसमें फिर जो लोग लगेंगे उनको रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, इसका मानना था कि महिलाओं को घर चलाना चाहिए और पुरुषों को काम करना चाहिए। तो जो महिलाएं काम कर रही थी उसको घर बुला लेता है, और बाकी जो पुरुष हैं उनके जगह पे उनको लगा देता है। आगे हम देखेंगे कि जो ज्यूज लोग थे माइनॉरिटी में, उनसे यह नागरिकता छीन लेता है, उनको काम करने से रोक देता है, उनको कहीं पढ़ाया नहीं जा सकता, जर्मनी में वह पढ़ नहीं सकते। तो ज्यूज को वह नौकरियों से निकाल देता है। तो जब नौकरियों से निकालता है तो उसके जगह पे कौन भर्ती हो जाते हैं? जर्मन्स लोग भर्ती हो जाते हैं। तो इस तरह से वह अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करता है, और जब सबके हाथ में पैसे थोड़े बहुत आ जाते हैं तो इससे महंगाई खुद कम हो जाती है। अगला है इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ फार्मर। जो वहाँ के किसान थे उनकी स्थिति को बेहतर बना दिया था हिटलर ने। एग्रीकल्चर के लिए उन्हें कुछ इंसेंटिव्स देता था, और साथ ही साथ जो लैंडलेस फार्मर थे उनको उसने जमीन भी दी थी।
जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहूदी लोग जो थे उनके पास काफ़ी ज़मीनें हुआ करती थी, तो उसके ज़मीनों को छीन लिया क्योंकि उससे नागरिकता छीन लेता है हिटलर। और यहूदी लोगों का जो ज़मीन होता है वह जर्मन फार्मर्स में बांट देता है। तो जर्मन्स के लिए तो ये अच्छा हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ बेचारे ज्यूज मर रहे थे, उनके लिए नर्क के समान था। उसके बाद इरेडिकेशन ऑफ ओपोनेंट्स, जो उसके विरोधी होते हैं सबको समाप्त कर दिया जाता है, वह जर्मन्स ही क्यों ना हो, सबको मार दिया जाता है। कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी वहां बनाने की कोशिश करता, उसको, उसके लीडर को मार दिया जाता। उसने एक फोर्स रखा था जिसका नाम था गेस्टापो। ये सीक्रेट पुलिस था हिटलर का। ये यही देखता था कि कौन ऐसे जर्मन लोग हैं जो कि हिटलर को क्वेश्चन करना चाह रहे हैं या नाजिज्म के आइडियोलॉजी को क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई लोग दिखता था तो उसको सीधे जान से मार देता था। उसके बाद कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड सेंसरशिप ऑन मीडिया, मतलब जो मीडिया है, मीडिया का जो आज़ादी था उसको पूरी तरह से छीन लिया गया था। और लोगों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होता है, अर्थात जो अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, उसे भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। तो आप यहाँ देखिएगा तो जर्मन के जो जर्मन लोग हैं जर्मनी के, उनके लिए कुछ अच्छे भी हुए काम और कुछ खराब काम भी हुए। तो एक तरह से इसीलिए हम कहते हैं दिस इज द ब्लेंड ऑफ बून एंड कर्स फॉर द जर्मन्स। लेकिन ज्यूज के लिए इसका परिणाम नर्क के समान था। चलिए देखते हैं कैसे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहूदियों की नागरिकता समाप्त की गई, उनसे गवर्नमेंट जॉब छीन लिया गया, साथ ही उनको कह दिया गया कि वह अब शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि उनको रोड पर पब्लिकली चलने के लिए भी अलाउ नहीं किया जाता था। उसके बाद हॉलोकॉस्ट का हिंदी का मीनिंग प्रलय होता है। दोस्तों, जीनोसाइड हुआ बहुत ही अधिक मात्रा में। जो ज्यूज लोग थे उन्हें नाजी पार्टी पकड़ के, हिटलर के जो सैनिक थे पकड़ के ले जाते थे और उसको गैस चेंबर में डाल दिया करते थे। और दोस्तों, 60 लाख जो आपके ज्यूज थे उनको नाजी जर्मनी ने मार दिया। नाजी जर्मनी मतलब जब नाजी पार्टी का रूल था जर्मनी में। और जितने भी स्थान यूरोप में जर्मनी ने ऑक्युपाई कर लिए थे धीरे धीरे, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, वहां भी जितने ज्यूज मिलते जाते थे सबको ये मारते जाते थे, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखते थे। वहां महीनों महीना खाना पानी नहीं मिलता था और लोग मर जाते थे। फिर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द वर्ल्ड। दोस्तों, इस हिटलर के कारण और इसी नाजी पार्टी के विचारधारा के कारण मैं तो मानता हूं कि भाई 70% हिटलर ही रीजन था जिसके कारण से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। और इस वर्ल्ड वॉर 2 में 60 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई, आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों, ये दुनिया के लिए परिणाम हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध में 60 मिलियन लोगों की मौत हो गई। उसके बाद जो उदारवाद की विचारधारा है और जो साम्यवाद की विचारधारा है, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल उलट है, ये दोनों एक साथ हाथ मिला लेती हैं, क्योंकि जो हिटलर है वह उदारवाद और साम्यवाद दोनों के खिलाफ था। इसीलिए हिटलर से लड़ने के लिए ये जो कॉन्ट्राडिक्टिंग आइडियोलॉजीज हैं, लिबरलिज्म और कम्युनिज्म की, ये दोनों हाथ मिला लेती हैं और रशिया और यूएसए एक साथ आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तो ये जो दोस्ती है यह समाप्त हो जाती है, क्योंकि भाई दोस्ती तो फायदे के लिए हुआ था ना, कि भाई हिटलर को हराना है, नाजिज्म के आइडियोलॉजी को हराना है। और जैसे ही हिटलर हारा, आपका सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, उसके बाद आप फिर से जो लिबरलिज्म और कम्युनिज्म के बीच का जो मनमुटाव है उसको देखेंगे। और इसी से कोल्ड वार का शुरुआत हो जाएगा। तो कोल्ड वार के बारे में हम पढ़ेंगे जब सेकेंड वर्ल्ड वार को हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हिटलर ने दोस्तों पोलैंड को एनेक्स कर लिया। जब नाजी पार्टी जब सत्ता में आई और जब हिटलर आया तो उसने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया। नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड, लैक्समबर्ग, फ्रांस, यूगोस्लाविया, ग्रीस, सभी देशों पर इसने कब्जा कर लिया था। तो ये आपका दुनिया के लिए परिणाम हुआ, और ज्यूज के लिए और दुनिया के लिए परिणाम बहुत ही खराब थे। कुल मिलाकर दोस्तों, राइज ऑफ नाजिज्म हैड द निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। और इसी तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर को, और इस तरह से आप अपने आंसर को लिखेंगे। दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, what were the causes and consequences of rise of Hitler, या फिर what were the causes and consequences of rise of Nazism। बात दोनों बराबर है, आंसर यही होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया
तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद।